साथियों, सेक्शन 43B(H) जिस एक्ट की वजह से हमारे पूरे देश में हर इंडस्ट्रीज़ में, हर व्यवसाय में एक हड़कंप मचा हुआ है। और हड़कंप इस बात का मचा हुआ है कि एमएसएमई रजिस्टर्ड व्यापारी से माल लेने पर 45 दिन की टर्म्स एंड कंडीशन पर पेमेंट देना अनिवार्य है। हमारे देश में कई ऐसे उद्योग हैं, कई ऐसे व्यापार हैं जहाँ पर 60 दिन, 90 दिन, 100 दिन, 120 दिन, 150 दिन तक की भी उधारी चलती है। पर अभी ये 45 दिन में पेमेंट देने का जो फंडा है, इससे बाजार नर्वस है, व्यापारी नर्वस है, घबराया हुआ है, डरा हुआ है। और हर व्यक्ति अपना व्यापार पे ध्यान हटाकर सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेंसी पर अपना ध्यान लगाकर बैठा है। और हर किसी के दिमाग में यही सवाल है, 31 मार्च से पहले अपनी पेमेंट क्लियर कर दूं ताकि इनकम टैक्स की कार्रवाई से मैं बच सकूं, टैक्सेशन की कार्रवाई से मैं बच सकूं। मैं आज बाजार के सभी व्यापारियों को, सभी मैन्युफैक्चरर्स को एमएसएमई आखिर है क्या, सेक्शन 43B(H) है क्या, उससे आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। आखिर समाधान से पहले समस्या क्या है उसको हम जान लें। ये लॉ क्या है, ये एक्ट क्या है, ये नियम क्या कहता है, पहले हम इसको समझ लें। उसके बाद सॉल्यूशन हमें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। साथियों, इस बार जो हमारे देश में बजट पेश हुआ था, जिसके अंदर एक नया अमेंडमेंट आया था, सेक्शन 43B(H), जो ये कहता है एमएसएमई रजिस्टर्ड पार्टी से कोई भी आप परचेजिंग करते हो तो आपको 45 दिन में, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 45 दिन में, अदरवाइज 15 दिन में, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, डेट ऑफ रिसिप्ट। डेट ऑफ रिसिप्ट का मतलब ये है कि मैंने आपको माल बेचा, आपको जिस दिन माल रिसीव हुआ उसके 15 दिन में आपको पेमेंट देना है। और आपके और मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई एग्रीमेंट है, तो उसमें मैक्सिमम 45 दिन की साइड रहेगी। 45 दिन में आपको पेमेंट क्लियर करना पड़ेगा। अब ये किस इंडस्ट्रीज के लिए, किस सेक्टर के लिए, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। एमएसएमई में माइक्रो और स्मॉल दो कैटेगरी के एंटरप्राइजेस को रखा गया है। माइक्रो कैटेगरी में कौन आता है? जिसका इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए का हो और साल का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए का हो। सभी व्यापारी ध्यान से मेरी इस बात को सुनना और स्टार्टिंग टू एंड तक एक एक लाइन को नोट आउट भी करना, क्योंकि आप अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, तभी इस लॉ को, इसी एक्ट को समझ पाओगे। माइक्रो कैटेगरी में कौन आता है? प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट 1 CR और साल का टर्नओवर 5 CR। स्मॉल इंडस्ट्रीज में किसको लिया गया है? जिसका प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट 10 CR और टर्नओवर 50 CR, 50 करोड़ रुपए। ये दोनों कैटेगरी के पार्टी व्यापारी एमएसएमई के दायरे में आएंगे। उसके बाद में जो ट्रेडर हैं, होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, रीसेलर हैं, ये सब एमएसएमई के नियम से बाहर हैं। आप इस नियम को जब पढ़ोगे तो स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है, ये नियम मैन्युफैक्चर एंड सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए हैं। जो ट्रेडर, होलसेलर, रिटेलर, रीसेलर हैं, वह सब इस दायरे से बाहर है। उनको एमएसएमई में रजिस्टर्ड करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई होलसेलर ने हमसे फ़ोन पे ये सवाल भी पूछा कि साहब, मेरा टर्नओवर 50 करोड़ का है, मैं एमएसएमई में हूँ क्या? मेरा टर्नओवर 15 करोड़ का है, मैं एमएसएमई में हूँ क्या? ट्रेडर का टर्नओवर चाहे कितना भी हो, होलसेलर का टर्नओवर चाहे कितना भी हो, वो एमएसएमई के दायरे से बाहर है। सिर्फ मैन्युफैक्चर और सर्विस इंडस्ट्रीज के ही लोग हैं। अब साथियों, सवाल ये उठता है, जो हमारे रेडीमेड के व्यापारी है, गारमेंट के व्यापारी है, टेक्सटाइल के अंदर जो व्यापारी है, अब उसमें ये एक क्वेश्चन बना हुआ है, एक उलझन बनी हुई है काफ़ी चार्टर्ड अकाउंटेंटों को, काफ़ी अकाउंटेंट को, काफ़ी व्यापारी को, कि आखिर मैं मैन्युफैक्चर हूँ या नहीं हूँ, मैं मैन्युफैक्चरिंग के दायरे में आता हूँ या नहीं आता हूँ, मेरा एमएसएमई में रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है या नहीं है। वो सवाल सबसे पेचीदा सवाल है। और उसको समझने के लिए, उस एक्ट को समझने के लिए हमें 2 से 3 दिन का समय लग गया। काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हुए, देश के जाने माने सीए से हमने कंसल्ट किया,
चार्टर्ड अकाउंटेंटों के साथ हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, बातचीत हुई और काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स डिबेट होने के बाद में हम इस निष्कर्ष तक पहुंच पाए। साथियों, ये बड़ा ही टेक्निकली एक्ट है, इसको समझो। आप जो पढ़ रहे हो वो है नहीं, और जो है वो आप पढ़ नहीं पा रहे हो। समझना काफ़ी पेचीदा है, इसको बहुत डिटेल में जाकर, बहुत गहराई में जाकर इसको समझना पड़ता है, तब इसका निष्कर्ष हमारे सामने निकल के आता है। अब मैं बात करूं रेडीमेड के बेसिकली व्यापारियों की, जो कि एक बहुत बड़ा हब है अहमदाबाद बाजार के अंदर, और जहां पर एक भारी भरकम उलझन बनी हुई है। कुछ दिनों से व्यापारियों ने माल जीआर करना शुरू कर दिया है, परचेजिंग स्टॉप कर दी है। आगे ईद की सीजन आ रही है, व्यापार पूरा चौपट हो गया है और हर दलाल और व्यापारी डरा हुआ है। कोई भी किसी से ना कुछ ले रहा है ना कुछ दे रहा है, जो गाड़ी जहां पर थी वहीं पर ही अटकी हुई है। तो मैं आज आप सभी लोगों को इस नियम के आधार पर यह समझाना चाहता हूं कि जितने भी रेडीमेड के व्यापारी हैं वो मैन्युफैक्चरिंग के दायरे में आते ही नहीं हैं, वो मैन्युफैक्चर है ही नहीं। वो मैन्युफैक्चर क्यों नहीं है, मैं उसका भी आपको समझाता हूँ। एमएसएमई नियम क्या कहता है कि जिसका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है। आपका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है क्या? आप लोग क्या करते हो, कपड़ा मंगाते हो, उसके बाद जॉब वर्क पे रेडी करवाते हो और उसको बेचते हो, तो आप लोग मैन्युफैक्चर नहीं हो। जितने भी रेडीमेड वालों ने अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग के दायरे में लाकर एमएसएमई रजिस्टर्ड किया हुआ है, वो मैन्युफैक्चर है ही नहीं। मैन्युफैक्चर कौन है? जो वीवर है, जो कपड़ा बना रहा है फैक्ट्री में, जो कपड़े को प्रोसेस कर रहा है, जो वैल्यू एडेड कर रहा है, जो रॉ मटेरियल ला के रीप्रोसेस करके एक नेम के साथ में उस कपड़े को लॉन्च कर रहा है, वो मैन्युफैक्चर है। दूसरा सवाल ये आता है, सूरत के जो बाजार में बैठे हैं लोग, जैसे जो मार्केट में ट्रेडर है, आरकेटीएम वगैरह जो भी व्यापारी बैठे हैं, वो क्या है? वो ट्रेडर है, क्योंकि वो वीवर से माल खरीदते हैं और हमें अपना प्रॉफिट जोड़कर बेचते हैं, तो वो बेसिकली ट्रेडर है। और हम क्या हैं? अहमदाबाद के व्यापारी क्या है? हम ट्रेडर प्लस डिज़ाइनर दोनों हैं। हम होलसेलर भी हो गए, ट्रेडर भी हो गए और डिज़ाइनर भी हो गए। हमने कपड़ा खरीदा, उस पर हमने स्टिच करवाई, वर्क करवाया और उसको बेचा, तो हम हो गए ट्रेडर। अब साथियों, ट्रेडर और मैन्युफैक्चर, हम ट्रेडर हैं या मैन्युफैक्चर, इसको साबित करने के लिए बहुत बड़ी डिबेट चली, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट हुए, और हम लॉ के अकॉर्डिंग ही आपको समझाएंगे आज कि हम ट्रेडर कैसे हैं और मैन्युफैक्चर कैसे नहीं है। कहीं सीए ने मुझे ये भी बोला कि साहब, कपड़ा जिस तरीके से आता है उस तरीके से ही अगर बेच देते हो तो आप ट्रेडर हो, उसके साथ अगर हल्की सी भी छेड़छाड़ है क्वालिटी को लेकर या किसी रंग रोगन को लेकर, तो वो मैन्युफैक्चरिंग के दायरे में आ जाएगा। हमने उनकी बात सुनी, हमने उस पर जवाब भी दिया और उनसे जवाब भी पूछा। साथियों, मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई भी प्लांट एंड मशीनरी पे आपने कोई रॉ मटेरियल डाला, उसको रीप्रोसेस किया और उसको एक नया प्रोडक्ट बनाया और बनाकर आपने उसको नाम के साथ बाजार में लॉन्च किया, तो वो एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग के दायरे में आएगा। प्लांट एंड मशीनरी में हर जगह पर आप कहीं भी ये नियम पढ़ोगे, चाहे एमएसएमई का, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का, चाहे डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अथॉरिटी का, कोई भी आप नियम पढ़ोगे, सब जगह प्लांट एंड मशीनरी का वर्णन किया गया है, प्लांट एंड मशीनरी को रखा गया है। हमारे पास ना तो प्लांट है ना मशीनरी है। हमने कपड़ा खरीदा और कपड़े को जॉब वर्क पे तैयार कराया, हमने रीप्रोसेस नहीं किया। दूसरा सवाल ये आता है अब कि जो सीए ने सवाल उठाए थे, जो अकाउंटेंट और जो व्यापारियों के सवाल थे कि कपड़े की क्वालिटी और किस्म के साथ में भी छेड़छाड़ करते हो, तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग के दायरे में आता है। कई व्यापारियों का ये कहना था, मेरा अकाउंटेंट ये कहता है कि कपड़े पे अगर आपने डाइंग भी करा दी तो आप मैन्युफैक्चर हो गए। हमने नियम के आधार पर हम ये भी पूछना चाहते हैं कि समझो कि अगर कपड़े पे रंग करवाने से वो मैन्युफैक्चर हो गया, तो फिर हमारे देश में जो चाय का व्यापार करता है वो भी मैन्युफैक्चर है। उसने भी बाजार से दूध की थैली खरीदी, उसमें चाय पत्ती डाली, शक्कर डाली, मुझे चाय बना के दी, फिर वो भी मैन्युफैक्चर हो गया। भाई, उसने दूध खरीदा, दूध कहाँ बेचा? वो चाय बना के दे रहा है। फिर तो बाजार में लारी लगाने वाला भी, वो भी मैन्युफैक्चर हो गया। इडली सांभर बेचने वाला भी मैन्युफैक्चर हो गया।
तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, उस पर कलर करवा दिया तो आप मैन्युफैक्चर हो गए। मैन्युफैक्चरिंग एक्ट ये कहता है, मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन ये कहती है कि प्रोडक्ट को प्लांट एंड मशीनरी में डाल के रीप्रोसेस करके उसको एक नेम के साथ आपने बाजार में लॉन्च किया है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगरी में आता है। मैं हूँ ट्रेडर, मैं हूँ होलसेलर। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने सूरत से डायबल चंदेरी कपड़ा खरीदा, तो मैंने चंदेरी खरीदा तो मैंने चंदेरी ही बेचा है। मैंने क्वालिटी थोड़ी ना चेंज की, मैंने चंदेरी को रीप्रोसेस थोड़ा ना किया मशीन में डालकर, या मैंने चंदेरी को नया नाम थोड़ा ना दिया। मैंने तो सिर्फ उस पर स्टिच कराई और उस पर डिज़ाइन बनाई। खरीदा चंदेरी, बेच चंदेरी रहा हूँ, तो मैं मैन्युफैक्चर कैसे हो गया? मैंने ना तो कपड़े की क्वालिटी के साथ छेड़छाड़ की, ना उसकी किस्म के साथ छेड़छाड़ की, ना उसके नाम के साथ छेड़छाड़ की। एज इट इज़ मैंने चंदेरी खरीदी और चंदेरी बेची। डिज़ाइनिंग करवाना, जॉब वर्क पर माल बनवाना, यह मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट नहीं है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग का नियम खुद कहता है। तो जितने भी बाजार के होलसेलर हैं, ट्रेडर हैं, वो अपने आप को एमएसएमई के दायरे में लाकर जो रजिस्टर्ड करवा रहे हैं और जो ये सोच रहे हैं कि 45 दिन में पेमेंट की चेन को रोटेट करेंगे, 45 दिन में हम पैसा मंगवाएंगे अपने ग्राहकों से, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये कपड़ा इंडस्ट्रीज है, साल की 7 महीना सीजन रहती है, 5 महीने की मंदी होती है। आप कैसे 365 दिन रोटेट कर पाओगे? और जितने भी व्यापारियों ने गलती से अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग में रजिस्टर्ड करवाया है, वह ट्रेडर का भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, उद्यमिता का, उद्यम रजिस्टर सॉरी, वो ट्रेडर में ले सकते हैं। आपको जब भी आप रजिस्ट्रेशन कराओगे उसमें ऑप्शन आएगा कि आप मैन्युफैक्चर हो या ट्रेडर हो, तो आपको अपने आप को ट्रेडर बताना है या होलसेलर बताना है। अगर मैन्युफैक्चर वाकई में आप हो, जैसे वीवर है सूरत के अंदर कपड़ा बना रहा है, वो मैन्युफैक्चर है, तो वो एमएसएमई के दायरे में आ सकता है। आप भीलवाड़ा से गिरे मंगवाते हो, वो कपड़ा बना रहा है, वो एमएसएमई के दायरे में आ सकता है। आप उनसे कपड़ा खरीद रहे हो तो आप ट्रेडर हो, आप एमएसएमई के दायरे में नहीं हो। दूसरा, अब इस नियम क्या कहता है, ये तो मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलर और ट्रेडर का हमने आपको डिफरेंस बता दिया। अब दूसरा सवाल ये आता है कि चलो मान लिया मैं एमएसएमई में नहीं हूँ, मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगरी में नहीं आता हूँ, पर मैंने जिससे माल लिया वो मैन्युफैक्चर है, तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा सवाल है। आपने मान लिया कि आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो, एमएसएमई के दायरे में नहीं आते हो, पर अगर आपने जिससे माल खरीदा है वो एमएसएमई के दायरे में है, वो मैन्युफैक्चर है, तो आपको उसको 45 दिन में पैसा देना है, ये कंपलसरी है। तो जब बाजार के जितने भी व्यापारी है, जो भी अपनी परचेजिंग कर रहे हैं, वह ये देख कर करें कि जिससे आप माल खरीद रहे हो वो एमएसएमई में है या नहीं है। अगर है तो उसको आपको पेमेंट करना है। दूसरा, ये 45 दिन का सर्कुलेशन क्या है, इस पर भी बाजार में काफ़ी उलझन बनी हुई है। कुछ व्यापारियों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर 45 दिन का फंडा क्या है। इसमें भी बहुत बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। अगर आपने फरवरी में कोई परचेजिंग की है, तो 31 मार्च से पहले जब भी आपकी 45 दिन होते हैं, वो पेमेंट आपको क्लियर करनी पड़ेगी। मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता कि शॉर्ट में सिर्फ बताना चाहता हूँ, हर साल जो भी फाइनेंशियल ईयर आता है, क्लोजिंग ईयर आता है, आप पूरे साल में जो भी परचेस करते हो, 31 मार्च से पहले पहले उसका आप पेमेंट क्लियर कर देना, तो आपका अप्रैल में या मई में जब भी ऑडिट होगी, जो भी टैक्स बनेगा, उसमें आपका खर्चा डिसअलाउंस नहीं होगा। अगर 31 मार्च से पहले आपकी परचेज है और पेमेंट क्लियर है, तो आप पर उस पर खर्चा डिसअलाउंस नहीं होगा। खर्चा डिसअलाउंस कब होगा कि समझो आपने फरवरी में 10 लाख का माल खरीदा और आपने उसकी पेमेंट अप्रैल में की, तो 31 मार्च तक वो पेमेंट ड्यू थी, वो 10 लाख की परचेज आपकी इनकम बन जाएगी और उसका टैक्सेशन स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लग जाएगा। तो जो भी व्यापारी खरीदारी कर रहे हैं, घबराए नहीं, परचेजिंग चालू रखें। कुछ व्यापारियों का ये भी सवाल था कि साहब मैंने 45 दिन में माल खरीदा है एमएसएमई पार्टी से और पेमेंट 70-80 दिन में देता हूँ, तो 31 मार्च से पहले आपके ट्रांजेक्शन 60 दिन, 90 दिन, 100 दिन में हो रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उस पर आपका खर्चा डिसअलाउंस नहीं होगा। सिर्फ 31 मार्च तक, फाइनेंशियल ईयर तक आपकी बुक्स क्लियर होनी चाहिए, आपकी पेमेंट क्लियर होनी चाहिए, तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा।
अगर उसमें आपने आउटस्टैंडिंग बाकी रखी है तो आपका खर्चा डिसअलाउंस हो सकता है। कुल मिला के साल के एंड में अपना जो भी खाता है वो क्लियर करना है, और बाकी जो भी महीने हैं, जो भी अपना टाइम पीरियड चल रहा है, वो उसमें अगर लेट सेट होता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन आपको मैंने समझा दी और होलसेलर की भी समझा दी। कपड़े के जितने भी व्यापारी हैं वो अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग के दायरे में ना ले। आप मैन्युफैक्चर नहीं हो, ना तो आप गुड्स को रीप्रोसेस कर रहे हो, ना उसकी क्वालिटी के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहे हो, और ना उसका कोई नया नाम आप दे रहे हो, जो कि मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन कहती है। हमने जो कपड़ा खरीदा हमने वही बेचा है। हमने उस कपड़े का ना तो नाम बदला ना क्वालिटी बदली। उस पर स्टिच कराना या डिज़ाइन कराना वो मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट नहीं है, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी में रिसोर्स किया गया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर है। तो ना तो हमारे पास प्लांट है और ना मशीनरी है, और ना हमने प्रोडक्ट को रीप्रोसेस किया है। तो कुछ ऐसे नियम है, कुछ ऐसे एक्ट है जिससे ये बात साबित होती है। और बाजार के जितने भी ट्रेडर हैं, होलसेलर हैं, उनको तो इस नियम से डरने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप तो इस नियम से वैसे भी बाहर हो। ये नियम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सर्विस इंडस्ट्रीज़ के लिए, ट्रेडर और होलसेलर के लिए तो है ही नहीं। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिससे माल खरीद रहे हो वो एमएसएमई में नहीं होना चाहिए, तो आपका 45 दिन का क्राइटेरिया लागू ही नहीं होता है। अगर वो एमएसएमई है, मैन्युफैक्चर है, तो आपका 45 दिन का क्राइटेरिया उसके तहत आएगा, और वो भी 31 मार्च से पहले आउटस्टैंडिंग क्लियर है तो नहीं आएगा। 31 मार्च के बाद है तो आएगा। तो आपको मैंने ये पूरा लॉ, पूरा नियम, पूरा एक्ट समझा दिया है, और आप अब इस एक्ट के माध्यम से अपना जो भी है व्यापार आगे जारी रखें। बाजार के व्यापारियों को घबराने की, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपना व्यापार निरंतर जारी रखें। जो होलसेलर और ट्रेडर है उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है इस नियम से। सिर्फ जो मैन्युफैक्चर है वो इस नियम के तहत आते हैं, और उनसे जो भी डीलिंग होती है उनका पेमेंट, उनकी कंडीशन हमें अप्लाई करनी है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं। एसोसिएशन आपके साथ है, कुछ भी सवाल जो आप पूछना हो पूछ सकते हैं, और हम आगे और भी आपको इसकी जानकारियाँ पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।